द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर अपने हाथ में 2 ब्लैक पेपर का डब्बा रखता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ पेपर ग्राइंडर आखिर कितना ज़्यादा स्कैरी हो सकता है। तो ये सुन के उन गुंडों का बॉस कहता है कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड 10 हथियारबंद लोगों के खिलाफ जाने वाला है। तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो एशियन लड़के। और अपने मन में सोचता है कि हम 10 लोग हैं और हम सबके पास गन्स है। उसके पास तो कोई भी आर्म एलाइसिस भी नहीं है, तो फिर वो उन ग्रिंडर के साथ क्या ही कर लेगा। ये सब बकवास है। ओपोनेंट को जोश से हराना हर फाइट के लिए ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा परेशान होकर कहता है कि लेकिन ये क्या है। वो तभी पीटर कहता है कि क्या हुआ, तुम शूट क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो आदमी पीटर को देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो हम सबको कम हाँक रहा है। आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। और हमारा पीटर कभी इधर तो कभी उधर करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर तुम अपने गन पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हुए फाइट करते हो तो आखिर में तुम एक लिमिट पर पहुंच जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक सबक है। बुलेट्स के जगह पेपर ग्राइंड का टॉप ज्यादा मजबूत होता है। और वह उन पेपर ग्राइंडर के साथ बड़ी तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये देख के कलुआ बॉस सोचता है कि इम्पॉसिबल, क्या वो सच में इन गन से नहीं डर रहा है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने दुश्मनों के सेंटर की ओर दौड़ रहा है। फिर भी उसके सभी अटैक्स फ्लॉलेस हैं और हमारा पीटर बड़ी तेजी से पेपर ग्राइंडर बोतल के टॉप से सभी के मुंह पे बजाते हुए जा रहा होता है। और कलुआ बॉस सोचता है कि वो टेम्पल्स को टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या वो सच में एक इंसान भी है। और पीटर उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे पायरेट, तुम ट्रिगर क्यों नहीं दबा पा रहे हो। इसका सिंपल कारण यह है कि तुम्हारा टारगेट गन फील्ड के बीच में है, फिर भी तुम्हारा दुश्मन आगे बढ़ रहा है ना। इस वजह से तुम कभी भी ट्रिगर नहीं दबा सकते। जिस मोमेंट से तुम ऐसा करोगे मेरे पीछे खड़े तुम्हारा एलाइस के लोगों को गोली लग जाएगा। और उसके बुलेट चलाने की वजह से पीटर जैसे ही साइड हटता है उनके अपने लोग ही मरता है। तो पीटर कहता है कि चलो अब असली डील करते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पेपर ग्राइंड असल में कितना ज़्यादा स्कैरी हो सकता है। ये कह के वो उनकी तरफ वो दोनों बोतल को फेंक देता है। और जैसे ही वो बोतल वहाँ पर नीचे गिरता है वहाँ पर सारे पेपर ग्राइंड बाहर निकल आ जाता है। इस वजह से वो उन सबकी आंखों में चला जाता है और वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फक, मैं कुछ भी देख नहीं सकता। और कलुआ बॉस कहता है कि अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करो। बट तभी पीटर बड़ी तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये सुन के दूसरा कलुआ भाई सोचता है कि ये कमीना बास्टर्ड ये कब यहाँ पर आ गया। और वहाँ पर बार बार गन शूट होने लगता है जिस वजह से कोई भी कुछ भी देख नहीं पाता। तभी पीटर कहता है कि ये कितना शर्म की बात है। अगर ये गन्स नहीं होता लेकिन एक हाथ में रहने वाला हथियार होता तो तुम कुछ सेकंड और ज्यादा जिंदा रह सकते थे। तुम सभी के लिए ये कितना बदकिस्मती है। एक इंटरेस्टिंग सीन सामने आने वाला है और पीटर वहां से जाने लगता है और देखते हैं कि वो सभी लोग वहां पर मरे पड़े होते हैं। कुछ तो अपने ही लोगों के हाथों से मरता है और कुछ हमारे पीटर के हाथों से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वर्ण घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए स्वर्ण घोस्ट के पास आता है और कहता है कि मैडम कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। बस अभी अभी जिन लोगों को हमने चोयनचंग के पास भेजा था वो सब लोग। तभी स्वर्ण घोस्ट कहती है कि क्या क्या वो सब लोग मर गए हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया और अपने मन में कहती है कि जिन बेबीज को मैंने चोयनचंग के पास भेजा ये वो प्रोफेशनल है जिन्हें मैंने पर्सनली सिलेक्ट किया था जब मैं सोमाली में गई थी। अगर वो सभी मर गए। तभी साइड से उसका बॉडीगार्ड कहता है कि इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो रेटी ओल्ड मैन। तभी स्वर्ण घोस्ट कहती है कि मुझे ये पता था, वो चोयनचंग के पीछे ही छुपा हुआ है। तभी एक आदमी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि मैडम अभी अभी रेस्टोरेंट पे। तो ये सुन के स्वर्ण घोस्ट कहती है कि क्या गलत है, जल्दी करो और बताओ। तो वो आदमी कहता है कि पीटर वहाँ पर रेपियर हुआ है और पीटर ने रेस्टोरेंट के सभी लोगों को मार पीट के एकदम बुरा हालत किया होता है। ये सुन के स्वर्ण घोस्ट गुस्से में कहती है कि क्या रेस्टोरेंट चोयनचंग के रूम में नहीं है। तो वह आदमी थोड़ा घबरा के कहता है कि हाँ मैडम। तभी वॉकी टॉकी पे आवाज़ आता है और कहता है कि मैडम आप यहाँ पर हैं, पीटर यहाँ पर अपीयर हुआ है स्विमिंग पूल पर। तभी कोई दूसरा कहता है कि क्या आप सुन सकते हैं, पीटर कंट्रोल रूम में अपीयर हुआ है। और तीसरा कहता है कि मैडम पीटर यहाँ पर कसिनो में आया है। तभी कोई और कहता है कि मैडम पीटर यहाँ इंजन रूम में आया है। कोई और कहता है कि पीटर यहाँ पर ईस्टर्न लॉबी में दिखाई दिया है। और इतनी सारी बातों को सुनकर स्वर्ण घोस्ट अपने मन में कहती है कि
पीटर एक ही समय में कंट्रोल रूम, कैसीनो और पूल में दिखाई दिया है। आखिर चल क्या रहा है? वो कमीना पीटर आखिरकार क्या योजना बना रहा है? तो स्वॉर्ड घोस्ट अपने आदमी को कहती है कि जल्दी करो। ये सुन के वो आदमी कहता है कि माफ करना मैडम। तो स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में चिल्ला के कहती है कि पता लगाओ कि क्या हो रहा है तुम बेवकूफो। जाओ और जाके ढूंढो ढूंढो और पता लगाओ कि मेरी बोट को कौन बर्बाद कर रहा है। वो आदमी डर के कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोट में हर जगह हलचल मचा हुआ होता है। लोग बस इधर उधर भाग रहा होता है और कोई ऊपर से देख कर कहता है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग अच्छा काम कर रहा है। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना कि ये कियोस, ये सब कुछ हमारे क्या धरा था और ये हमारा जे और ह्यून होता है। फिर हमें थोड़ी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर ने उसे ए रैंक का एक मिशन दिया था और उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए वीआईपी का मतलब क्या है? तो ये सुन के जे और ह्यून कहता है कि बहुत ही रॉयल्टी जैसे लोग, ये सही है ना? तो ये सुन के पीटर कहता है कि हाँ, वो सभी रॉयल्टीज अभी बहुत ही ज्यादा बड़ी डेंजर में है। ये सुन के वो दोनों ही हैरानी से चिल्ला के कहता है कि क्या, पर कैसे? और ह्यून कहता है कि हालांकि हमें और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। तो पीटर कहता है कि क्या तुम्हें याद है उस औरत के सबऑर्डिनेट्स ने एक वीआईपी के बॉडीगार्ड को किल कर दिया था और वीआईपी को ले जाया गया था और अभी भी उनका लोकेशन अननोन है। वो औरत इस शिप के सारे वीआईपीज को मारने की प्लानिंग बना रही है। तो ये सुन के वो दोनों हैरानी से कहते हैं कि क्या उसकी हिम्मत भी कैसे हुए हमारे प्रीसियस वीआईपी को हार्म पहुंचाने की? और ह्यून कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो पीटर उनसे कहता है कि दैट्स राइट, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपना मेहनत का फल मिले। अब से तुम लोगों को एक स्पेशल ए रैंक मिशन दिया जाएगा। तो वो दोनों ही कहता है कि तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? तो पीटर उनसे कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम दोनों इस शिप में क्लीनर्स के रूप में फ्रीली घूम सकते हो। तो जैसे तुम लोग करते आए हो वैसे ही सफाई करते रहो और शिप के चारों ओर एक रूमर फैला दो। ये सुन के वो दोनों ही पूछता है कि एक रूमर, वो क्या है? तो पीटर कहता है कि वो ये कि इस शिप की मैडम यहाँ पर सारे वीआईपीज को मारने की प्लानिंग बना रही है। और वो दोनों ही वैसा ही करता है। यहाँ पर जे ह्योन के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि हे मिस्टर डोगू, क्या तुमने सुना? इस शिप की वुमन यहाँ के सारे वीआईपीज को मारने की प्लानिंग बना रही है। वैसे वो लोग इस तरह से बात करते हैं कि सभी को सुनाई दे। तो उन दोनों की बातों पर दो वीआईपीज के भी ध्यान जाता है जहाँ पर वो बैठा होता है और वो दोनों अपने कान खड़ा करके सुनने लगता है। तो जे कहता है कि क्या हमें उन वीआईपीज को बता देना चाहिए? खैर छोड़ो इसे, अगर मैडम ने हमें पकड़ लिया तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये सुन के एक वीआईपी कहता है कि हामिर, अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लो। फिर उनके काम होने के बाद ह्यून कहता है कि लेकिन अफवाह फैलाने के बाद उसने क्या कहा था? उसने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कहा था। तो ये सुन के जे कहता है कि क्या आप बेवकूफ है भाई? सोंगो ने कहा था कि मेरे सिग्नल मिलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मिशन आता है जिसे हम दोनों को ही पूरा करना है। और इधर हमारा पीटर अपने घड़ी में टाइम देखता है। इसी के साथ वो एक गन शॉट कर देता है। ये देख के सारे वीआईपी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि तभी दूसरा कहता है कि हाँ ये सही है, ये गन शॉट है, ये एक गन शॉट है, वो रूमर सच है। ये कह के सब लोग भागम भाग करने लगता है, यहाँ से दौड़ के भागने लगता है। और वो एक लड़की कहती है कि वो हम सभी को मारना चाहती है। और उस गन शॉट का आवाज हमारा जे और ह्योन को भी मिल जाता है। तो वो दोनों ही कहते हैं कि ये सिग्नल है। और थोड़ा पास्ट का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर पीटर उनसे कहता है कि क्या तुम लोग समझ गए? एक बार गनशॉट सुनने के बाद तुम लोग सबको बता देना कि पीटर यहाँ पर आ गए। तो इसे प्लान के मुताबिक वो दोनों भी अपने गला फाड़ के चिल्ला के कहता है कि हमें बचाओ, एक एशियन ग्रैंडपा यहाँ पर क्रूमैन के खिलाफ फाइट कर रहा है। और पीटर की इधर गनशॉट सुनने के बाद सारे वीआईपीज को भी ऐसा ही लगता है। और फिर से हमें स्वॉर्ड घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैडम, बाहर का सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। किसी ने कहा कि पीटर यहाँ पर आ गया है और किसी ने यह भी कहा है कि आप सारे वीआईपीज को मारने की कोशिश कर रही है। हम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे वीआईपीज हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। इससे पहले कि चीजें हमारे हाथ से निकल जाए, पर तभी स्वॉर्ड घोस्ट उसके मुंह पे एक जोरदार एस्ट्रे देकर मारती है और बार बार उस एस्ट्रे को उसके मुंह पे दे मारते मारते चिल्ला के कहती है कि पीटर, वो कमीना पीटर, एक चलती हुई लाश के लिए वो कमीना बुढ़ा,
वो छछुंदर बुढ़ा, उसका हिम्मत भी कैसे है मेरी सिप को इस तरह से बर्बाद करने की। मैं उसे मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा पीटर। और उस एस्ट्रे भी आधा हो जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मैं उसे पकड़ूंगा। ये सुन के स्वर्गोस्ट वहीं पर रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो वो बॉडीगार्ड फिर से कहता है कि मैं पीटर को पकड़ लूंगा, प्लीज़ इसे मुझ पर छोड़ दे, मैं डेफिनेटली उसे आपके पास लेके आऊँगा। तो ये सुन के स्वर्गोस्ट मुस्कुरा के कहती है कि सच में। और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उठती है और कहती है कि लेकिन बेबी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। छछुंदर अंडरग्राउंड में रहता है। अपना बेस्ट देकर अपने हाथों से बाहर निकलने का ट्राई करो, लेकिन तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फिर से किसी दूसरे होल में जाके छुप जाएगा। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तो फिर मैं। तभी स्वर्गोस्ट कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं एक रास्ता जानती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना अब से क्या करना है। एक सर्वेंट को बस ट्रस्ट करना और फॉलो करने की ज़रूरत है। तुमने प्रॉमिस किया था जब हम ये काम ख़त्म कर लेंगे तो तुम्हें पता है ना क्या करना होगा। मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। मैंने कहा था ना कि छछुंदर अपने होल में छिपे हुए रहता है। जब ऐसा हो तो तुम्हें पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए। इसके साथ लगभग 2 लाख लोग मरेंगे। और ये वही फुटारोक गैस है जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो इस गैस को रिलीज कर देता है, जिससे जिससे सिर्फ की हर जगह पर बस धुआं ही धुआं होने लगता है। वो सारा गैस हर जगह फैल जाता है। और इस चीज़ को हमारा पीटर भी नोटिस कर लेता है। और वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि स्वॉर्ड घोस्ट, अब मुझे ये मत कहना कि वो पागल औरत इस फुटारोक गैस का यूज़ कर रही है। और देखते हैं कि उस गैस में जो भी सांस ले रहा होता है वो सब लोग खून की उल्टियाँ करके गिरने लगता है, कुछ तो मरने ही लगता है। ये देख के पीटर बड़ी तेजी से उस गैस से दूर भागने लगता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम इसमें बिना सोचे समझे सांस लेते हो तो तुम कुछ ही मिनट में मर जाओगे। मेरे पास कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए इनफ टाइम नहीं है। मुझे इस शिप के सभी लोगों को टॉप पर ले जाना होगा। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस रेट पर तो सिविलियंस और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और इस शिप पर सवार हुए सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन स्वॉर्डघोस्ट, तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने अनगिनत बार इन सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। हमें पीटर बताता है कि फोटारोक फॉर्मर सोवियत यूनियन का सबसे खराब इन्वेंशन है, जो सिर्फ कुछ बूंदों से ही हजारों लोगों का जान ले सकता है। और वो डेडली वेपन रिलीज किया गया था जहाज में। और उस फुटारोक गैस में जो भी सांस लेता है वो लोग खून की उल्टियाँ करने लगता है, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। तो पीटर ये देख के सोचता है कि काले बालों को सफ़ेद करना, आंखों को लाल करना और खून की उल्टी करना, ये सभी फुटारोक पॉइजनिंग का सिम्टम है। लेकिन फुटारोक का डरावना होने का कारण इसका घातकता नहीं है। असल में टेरिफाइंग बात यह है कि गैस रिलीज होने के बाद क्या होता है। और देखते हैं कि हॉलवे में सारे वीआईपीस लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि भागो, गैस आ रहा है। तो पीटर ये सब कुछ देखकर फिर से अपने मन में कहता है कि सामूहिक के आतंक, हॉलवे, कैसीनो, लॉबी और स्विमिंग पूल से ये पूरा जहाज नर्क में बदल गया है। जो लोग जहाज के कोने में फंसे हुए हैं वो लोग समझदारी वाला डिसीजन नहीं ले सकते। घबराए हुए लोगों को बचाने के लिए मुझे उन सभी को डेक पर ले जाना पड़ेगा, यानी शिप के एकदम छत पे। चाहे कुछ भी हो, इस समय मेरे पास जो सबसे तेज और इफेक्टिव मेथड है वो है एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट। लेकिन पूरे जहाज पर गुजरने के बाद मुझे पता चला कि इस क्रूज शिप पर कोई भी इमरजेंसी सायरेंस या फिर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं लोगों पर एक एक करके चिल्ला के उन्हें डेक पर नहीं ले जा सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो जो बेखबर होके सो रहा है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये बहुत ही बुरा हुआ। मेरे रूम तक वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और पीटर उस भीड़ की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आता है और कोई कहता है कि रुको प्लीज़, मुझे धकेलो मत। और पीटर सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने होता है प्रेसिडेंट चो यन चंग, जो अपने पीठ पर साइमन को उठा के ला रहा होता है। तो वो भी पीटर को देख लेता है और कहता है कि सोंगू। तो पीटर जल्दी से उनके पास चला जाता है और कहता है कि मैं उन्हें कैरी कर लूँगा, प्लीज़ आप भागने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ लें। तो प्रेसिडेंट चोई कहता है कि सोंगू, क्या तुम जानते हो कि देहा वर्ल्ड में बेस्ट कैसे बना? स्किल और लोग। एक बार जब मैं उन्हें हासिल कर लेता हूँ तो मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता। यही मेरा बिजनेस का फाउंडेशन है। और वो मुस्कुरा के कहता है कि चाय अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए तुम इसे मुझ पर छोड़ दो और जाओ और तुम्हें जो करना है वो करो। तो ये सुन के पीटर कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, और वो उसे देखकर अपने मन में कहता है कि
किसने सोचा होगा। समय गुजर गया है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा पलक झपकते ही एडल्ट हो गया है। और वो भी मुस्कुरा के कहता है कि तो फिर मैं उन्हें आप पर छोड़ता हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा मिस्टर प्रेसिडेंट। ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो ये देख कर प्रेसिडेंट चोइची कहता है कि सोंगो रुको, वहां पर वो डायरेक्शन जहाँ पॉइजनस गैस फैल रहा है, तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, यहाँ वापस आओ। लेकिन हमारा पीटर कुछ भी नहीं सुनता और बड़ी तेजी से सामने की तरफ जहाँ से वो गैस आ रहा होता है उसी की तरफ भाग के जा रहा होता है। तो प्रेसिडेंट चोई उसे देखकर अपने मन में कहता है कि वो बिना कुछ सोचे ही भाग गया। उसके जैसा एक यंग लड़का वहां पर क्या करेगा। मैं जानता हूँ कि मुझे उसे रोकना चाहिए, लेकिन मेरा एक पार्ट उसे इम्पॉसिबल काम करने की उम्मीद करता है। अगर ये वो है तो वो कुछ भी करने में सक्षम है। काफी समय पहले जैसे मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था पीटर के बारे में। फिर हमें स्वॉर्ड घोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस गैस की वजह से उसके आदमी भी मर रहे होते हैं। और इधर स्वॉर्ड घोस्ट अपने एक आदमी को ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है कि यहाँ पर चलो इसे एक टोस्ट करते हैं मेरे जीत के नाम पर। और उसे लगता है कि यहाँ पर उस फोटारो गैस की वजह से पीटर, साइमन, चोयनचंग और सारे वीआईपीज भी मर गए होंगे। इसलिए वो कहता है कि पीटर और हमारे सभी वीआईपी और स्वॉर्ड सेंट के खिलाफ वो सब मर चुके हैं, है ना। उस गैस की वजह से तो वो सभी लोग पिघल गए होंगे, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी, है ना। मुझे हैरानी है अगर हमारा बॉस लाश को पहचान ले तो। और वहां पर जगह काफी ज्यादा शांत होता है, लेकिन तभी अचानक से वो जगह हिलने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड घोस्ट और बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस हिलने की वजह से चीजें इधर उधर गिर रहा होता है। तो ये देख के स्वॉर्ड घोस्ट हैरानी से सोचती है कि जहाज झुक रहा है, आखिर चल क्या रहा है, आखिर मेरे इस शिप पे चल क्या रहा है। और देखते हैं कि ये शिप पूरी तरह से पीछे की तरफ झुक गया होता है। और फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर कंट्रोल रूम में होता है और वह उस शिप के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा होता है। तो पीटर या फिर शायद इस कंप्यूटर से ही आवाज आता है, मैनेजर की अथॉरिटी से इमीडिएटली इफेक्टिव ऑथोरिटी रेगुलेशन बंद हो गया है। एरिया 1 में फास्ट ब्लास्ट टैंक तक पहुंचना, टैंक को ओपन करो। और पीटर बताता है कि बड़े जहाजों में ब्लास्ट टैंक होता है। यहाँ पर पानी के ऊपर जहाज सेफली क्यों तैर सकता है, इसका कारण है क्योंकि जहाज का बैलेंस रखने के लिए बड़े टैंकों में पानी भरा जाता है। अगर एक टैंक से पानी निकल जाता है तो शिप तुरंत अपना बैलेंस खो देगा और टिप्स देना शुरू करेगा। घोस्ट क्रूज इस शिप में इमरजेंसी सायरन्स या ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नहीं है। हर कोई पैनिक स्टेट में है। उन लोगों के लिए जो दूसरों की चीख भी नहीं सुन सकते। इमरजेंसी सायरन और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बात तो छोड़ ही दो, एकमात्र वार्निंग जिसके बारे में सभी को पता होगा। और मशीन से आवाज आता है कि मैनुअल कमांड कंफर्म हो गया है, एरिया 1 में टैंक खोल दिया गया है। और पीटर फिर से बताता है कि एकमात्र वार्निंग जिसके बारे में सभी को पता होगा, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और मैं उनका यही इंस्टिंक्ट को यूज करने जा रहा हूँ, यानी सभी के मन में यही होगा कि अगर मैं नहीं आगे बढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए वो सभी लोग ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। और इधर होता भी यही है। सभी लोग डर के मारे चिल्ला के कहता है कि जहाज झुक गया है, मुझे बचाओ बचाओ, सब लोग ऊपर की तरफ चलो। और सब लोग दुम दबा के ऊपर की तरफ भागने लगता है। और पीटर फिर से कहता है कि जब वो लोग ऊपर की ओर दौड़ रहा है तो वो गैस जो हवा से भी ज्यादा घना है वो नीचे की ओर डूब जाएगा। हमने इसके साथ समय खरीदा है। जब तक जहाज अपने बैलेंस रिगेन नहीं कर लेता, मैं स्वॉर्ड घोस्ट को हराने जा रहा हूँ। और इधर दूसरी तरफ सभी लोग चिल्ला के कहता है कि इस तरफ आओ, सब लोग यहाँ ऊपर की तरफ आओ। तो प्रेसिडेंट चोयंगचंग भी ऊपर की तरफ जाने लगता है और ऊपर की दरवाजे पर एक आदमी सबको चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहाँ पर ये दरवाजा हमें डेक की ओर ले जाएगा। तो उसकी बात सुन के सब कुछ लोग कहता है कि वो कह रहा है कि हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि तुम सभी को अभी जल्दी करना होगा। लेकिन तभी उस आदमी को एक बुलेट लगता है और जिससे वो नीचे गिर के मर जाता है। और देखते हैं कि वो वाला दरवाजा खोल के 2 आदमी आता है जिसके हाथ में गन होता है और उसी ने ही उस आदमी को मार डाला। और वो लोग उस ऊपर जाने वाले दरवाजे को भी बंद कर देता है। तो सभी लोग चिल्ला के कहता है कि क्रू मैन ने उसे मार डाला, लानत है, उन लोगों ने दरवाजे को भी लॉक कर दिया। तो एक लड़की कहती है कि क्या कोई दूसरा एग्जिट नहीं है। तो ये सुन के वो आदमी कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही डेक पर पहुंचा होता। दूसरे एग्जिट में फुटर और गैस घिरे हुए है, ये पहले ही हमें पकड़ चुका है। और सभी लोग उन दोनों गुंडे को कहता है कि तुम लोग जो भी चाहो हम तुम्हें देंगे, इसलिए प्लीज जल्दी करो और दरवाजा खोल दो, प्लीज प्लीज इसे खोल दो।
तो उन सभी की ये सब कुछ बातें सुन के एक आदमी हंसते हुए कहता है कि मुझे वो अमीर लोग पसंद नहीं थे, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे रियलाइज हुआ कि जब किसी को जहर दिया जाता है तो वह हर कोई समान होता है। लेकिन तभी दरवाजे पे एक जोरदार मुक्का पड़ता है और ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा मुक्का पड़ता है जिससे वो दरवाजे में एक छाप छोड़ जाता है। ये देख के वो लोग चिल्ला के कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, इसे ब्लॉक करो। लेकिन दरवाजा टूट के वो दोनों एकदम दूर जाके गिरता है और वहां पर कोई कहता है कि एंड में ये मेरे फिस्ट से टूट ही गया, लेकिन तुम एक इनक्रेडिबल डोर थे। और ये होता है हमारा जे और ह्योन, और जे ने अपने पंच से ही उस दरवाजे को तोड़ दिया होता है। और यहाँ पर फिर से हमारे जे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम है डोगू जे और ये ग्लोरी क्लब का किलर है डी रैंक का। और इसका जो स्पेशलिटी होता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ग्रैपलिंग। और उन दोनों की ताकत देख के प्रेसिडेंट चोई के साथ बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर सब लोग खुश होकर चिल्ला के चेयर अप करने लगता है और कहता है कि वाओ, हम बच गए, क्लीनर ब्रदर्स ने हमें बचा लिया। और ये सब कुछ ऊपर से स्वर्ण घोस्ट भी देख रही होती है और वो ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आकर कहता है कि मैडम, हमें ऑक्शन हॉल में अभी जाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि पीटर वहीं पर है। और ये सुन के स्वर्ण घोस्ट कहती है कि वो ऑक्शन हॉल में है, ऐसा लगता है कि वो मरना चाहता है, इसलिए मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ और इसे आज ही खत्म कर दूंगा। और वो एक एक करके अपने कपड़े को खोलने लगती है। वैसे नीचे उसने शॉर्ट पहनी हुई है और अपनी परफ्यूम की बोतल को देख कर कहती है कि मुझे हैरानी है कि तुम्हें कौन सा परफ्यूम सूट करेगा। मुझे लगता है कि एक स्पेशल परफ्यूम अच्छा रहेगा और कुछ ऐसा जिसे कोई दोबारा नहीं सूंघ सकता। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ये शायद नहीं, या जिसे मैंने स्वॉट सेंट पर यूज़ किया था वो, ये अच्छा हो सकता है। इससे पहले कि तुम्हें इसका स्मेल भी महसूस हो तुम नशे में हो जाते हो और सबसे हॉरिफाइंग नाइटमेयर को एक्सपीरियंस करो। नहीं, मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। और ये सब कुछ बॉडीगार्ड पीछे से देख रहा होता है। और स्वर्ण आगे बढ़ती हुई कहती है कि मैं इसकी राह देख रही हूँ। मुझे हैरानी है कि इस स्मेल को सूंघने के बाद उस बुढ़े को कौन सा नाइटमेयर आएगा। भले ही वो पीटर क्यों ना हो, वो इसको रिजिस्ट नहीं कर सकता। और देखते हैं कि उसने अपने सारे परफ्यूम को एक पोटली में भर लेती है। वैसे अगर उसे ऐसा ही लगता है कि पीटर उसके सामने कुछ भी नहीं, तो पता नहीं इतने सारे परफ्यूम को क्यों ले जा रही है। फिर हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेज पर हमारा पीटर खड़ा होता है लाइट के नीचे। और दरवाज़ा खोल के स्वॉर्ड घोस्ट और उसका बॉडीगार्ड आता है। तो स्वॉर्ड घोस्ट उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि देखो तो, पीटर और चोयोंचंग एक साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन तभी वो हैरानी से कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पीटर की जगह पे क्या कर रहे हो। लेकिन पीटर उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता। ये देख के स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हे, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर पीटर कहाँ पर है। तुम कमीने बच्चे, जब कोई एडल्ट तुमसे कुछ पूछता है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। तभी पीटर माइक में कहता है कि और अब घोस्ट क्रूज का फाइनल ऑक्शन शुरू होता है। आज का आइटम, क्या न्यू डिसाइपल ग्लोरी क्लब के न्यू बॉस द्वारा पर्सनली चुना गया है। ओह नहीं, मैं डिसाइपल के टाइटल का यूज कैसे कर सकता हूँ। 11 में से फ्रॉड स्वॉर्ड घोस्ट। तो ये सुन के स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो पीटर आगे कहता है कि उसकी दूसरी नाम है वंडरिंग घोस्ट ब्लेड का हेड और जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड। ओह, तो तुम एक जंग लगी हुई स्वॉर्ड की तरह होगी जिसके चारों ओर ग्लोरी घूम रहा है। तो इसका स्टार्टिंग बिड होता है 101 से। ये सुन के स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल के आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि ये कमीना बच्चा। लेकिन तभी बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। तो पीटर आगे कहता है कि 101 और कोई बोली लगाएगा। ठीक है, तो फिर 51। अच्छा ठीक है, 31। ओह, सच में इससे सस्ता कुछ भी नहीं मिल सकता। 21, 10-1। ओह, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मती है क्योंकि कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। लेकिन तुम प्लीज़ अपसेट मत होना स्वॉर्ड घोस्ट। और वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो स्वॉर्ड घोस्ट 01। और ये सुन के स्वॉर्ड घोस्ट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बास्टर्ड कमीना बच्चा आखिर है कौन। तभी पीटर कहता है कि इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस रात क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुमने स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट को हरा दिया है। और वो भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्वर्लिंग कट का प्राइम, जिसका यूज हमने जनरेशन तक साथ साथ करते रहे हैं। और हमारा पीटर भी बिल्कुल साइमन की स्टाइल से खड़ा हो जाता है स्वॉर्ड को लेकर। तो उसकी बातों को सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में कहती है कि बकवास, तुम अभी किसे दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। और इधर बॉडीगार्ड पीटर को देखकर कहता है कि वो सही कह रही है, उसका एज मुश्किल से इतना ही होगा, इसलिए ऑफ कोर्स उसके लिए स्वॉर्ड सेंट को कॉपी करना इम्पॉसिबल होगा। तो फिर क्यों क्यों वो बिल्कुल रियल स्वॉर्ड सेंट की जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि हमारा पीटर बिल्कुल उसी की मूव की जैसा ही खड़ा होता है। और बॉडीगार्ड कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, वो सच में काफी डेंजरस है। और वो स्वॉर्ड घोस्ट को रोकते हुए कहता है कि मैडम, इस बार मुझे फाइट करने दे, आप खुद को ज्यादा धकेले मत, इसलिए प्लीज इसका केयर मुझे करने दे। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हाथ। तो ये सुन के बॉडीगार्ड कहता है कि माफ करना। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हटाओ। और वो गुस्से में कहती है कि अपना हाथ हटाओ। और उसकी इस लुक को देखकर बॉडीगार्ड अपने मन में कहता है कि ये लुक, मुझे उसे रोकने की जरूरत है। नहीं, मैं उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लुक। और तभी स्वॉर्ड घोस्ट भी अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ती हुई कहती है कि मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा सिर कैसे गिरेगा। और इधर बॉडीगार्ड उसकी इस लुक को देखकर अपने मन में कहता है कि क्या ये वही लुक थी जब उसने 2000 लोगों को कत्लेआम किया था। और हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बॉडीगार्ड यहाँ पर कह रहा होता है कि किसी ने नहीं सोचा था कि वंडरिंग घोस्ट ब्लेड कई सेंचुरी तक एसेसिनेशन के स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन याकुजा को धोखा देगा और रातों रात नष्ट हो जाएगा। यंग मैडम, जिन्होंने उनसे बदला लेने की कसम खाई थी, वो तब से ट्रेनिंग पर फोकस किया थी। और फिर वो दिन भी आ गया। और एक आदमी शराब की ग्लास भरते हुए स्वॉर्ड घोस्ट को कहता है कि बुढ़े ने ये कहा इससे पहले कि उसे एहसास हो कि क्या हुआ, उसका सर पहले ही कट चुका था, जैसे कि किसी भूत ने काट दिया हो। क्या इसलिए वो तुम्हें घोस्ट ब्लेड कहती है? लेकिन तुम कब तक स्वॉर्ड जैसे पुराने हथियार को अपना साथ लेकर घूमते रहोगे? ऐसे समय में क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? और वहां पर स्वॉर्ड घोस्ट के साथ उसका बॉडीगार्ड भी रहता है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया होता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वही है। और उन लोगों के पीछे इस आदमी का बहुत सारा लोग होता है। और वो आदमी अपनी गन को रेडी करके कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा स्वॉर्ड आखिर कितना फास्ट है, लेकिन क्या ये गन से भी ज्यादा तेज होगा? और हमारा स्वॉर्ड घोस्ट बस उसकी बातों को सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। और वो आदमी कहता है कि यंग लेडी, तुम वॉन्डरिंग घोस्ट ब्लेड की हेड की एकमात्र बेटी हो, है ना? मैंने तुम्हें तुरंत देखकर ही पहचान लिया, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे ही दिखती हो। खैर चलो इसे छोड़ो, तुम बैठते क्यों नहीं? चलो देखती है कि क्या तुम्हारे बॉडी की पार्ट्स भी तो बिल्कुल वैसे ही दिखती है। और उसकी इस बकवास को सुनकर तो स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम पूरा ही बकवास से भरे हुए हो। और वो अपनी शूज को खोल देती है और अपने नंगे पैर पे आ जाती है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के कहती है कि मैं घोस्ट ब्लेड हूँ, क्योंकि इससे पहले कि उन्हें इसका एहसास हो वो दुनिया से चले गए। किसने कहा कि मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि उनका सर उड़ा दिया गया हो? ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये यंग कुतिया क्या बकवास बात कर रही है? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी तुम्हें वहीं पर भेज देता हूँ जहाँ पर तुम्हारा माँ है। और वो उसकी तरफ गन को पॉइंट कर देती है। और वो जैसे ही शूट करता है उसके सामने से स्वॉर्ड घोस्ट गायब हो जाती है। तो ये देख के वो आदमी सोचता है कि वो गायब हो गई है और अपने मन में कहती है कि नहीं, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे मैं कैसे ही खुद को देख पा रहा हूँ। और उसके सामने पड़ा होता है उसका कटा हुआ बॉडी और उसका सर नीचे होता है। और हमारी स्वॉर्ड घोस्ट बिल्कुल उसके पीछे होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सिर किसने काटा है। और फिर से बॉडीगार्ड का आवाज आता है जहाँ पर वो कहता है कि उस दिन यामातो गुमी की याकुजा के 2000 लोगों को जिन्होंने ये नजारा देखा उस हथियार से मारा गए। और इन दोनों ने मिलकर एक दिन में ही इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एकदम लाश का ढेर बना दिया होता है मार के। और प्रेजेंट में स्वॉर्ड घोस्ट अपने शूज को निकाल रही होती है और कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा सिर काट देना चाहिए या फिर फाड़ देना चाहिए? तुम किस तरह से मरना चाहोगे? मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। और पीटर उसे देखकर अपने मन में कहता है कि उसने अपना जूते क्यों उतारे? क्या ये उसकी वेट को कम करने के लिए था? तो फिर स्वॉर्ड घोस्ट का हथियार स्पीड है, लेकिन क्या डिसाइपल की पोजीशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ स्पीड को ही वेपन के तौर पे यूज किया जा सकता है? और स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि बच्चे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
अगर तुम ऐसा करोगे तो भी तुम मरोगे। स्वर्ग घोस्ट ये वो टाइटल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मिलता है और वो फैमिली को अगली जनरेशन तक ले जाएगा। अपनी उम्मीदों को बढ़ावा देना ठीक है। आखिरकार स्वर्ग घोस्ट का रियल वेपन ये कुछ ऐसा है जिसे स्वर्लिंग घोस्ट सेंट ने भी नहीं देखा था। मैं तुम पर एक एहसान करूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी। हालांकि जब तुम इसे देखोगे तो बहुत देर हो चुका होगा। और वो बड़ी तेजी से पीटर के सामने से गायब हो जाती है। तो ये देखे पीटर भी सोचती है कि वो गायब हो गई। जूते के बिना पट्टियों को पहनने से घर्षण कम होगा और तुम्हारा पैर भी फिसलन नहीं होगा। फिर भी क्या ये पॉसिबल है? वो इतनी फास्ट है कि मेरा आंखें भी मुश्किल से उसका पीछा कर पा रहा है। और स्वर्गघोस्ट बड़ी तेजी से एक पिलर से दूसरी पिलर में छलांग लगाती हुई जा रही होती है और बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करती है ऊपर से। तो पीटर भी अपने स्वord से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पीटर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और नीचे की ज़मीन भी दरार आ जाता है। तो पीटर ये देख के सोचता है कि ये इनक्रेडिबल पावरफुल है और स्वॉर्ड कहती है कि वो बहुत ही पावरफुल है। तो यही सोच रहे हो है ना? मैंने एक चीज़ के बारे में मिस्टेक कर देता है। अगर तुम फास्ट हो इसका मतलब तुम कमज़ोर हो। बेवकूफ़, इसी वजह से तुम सभी लोग मरते हो। और वो फिर से वहाँ से गायब हो जाती है और वो बार बार पीटर को बड़ी तेज़ी से इधर उधर से अटैक करने लगता है। और वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि जैसे मानो एक स्वॉर्ड घोस्ट नहीं बल्कि वहाँ पर कई सारी स्वॉर्ड घोस्ट पीटर के ऊपर अटैक कर रहा है और पीटर उसकी सारी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और इधर स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो। तो पीटर सोचता है कि वो यहाँ पर है और वो उसकी तरफ एक शराब की बोतल को फेंकता है। तो वहाँ से भी स्वॉर्ड घोस्ट गायब हो जाती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं। तो पीटर सोचता है कि उसने अपना वेट कम करने के लिए अपने जूते को नहीं उतारा, वो घोस्ट शूज पहनी हुई है। और देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट के पैर में जो पट्टियाँ लपेटी होती है वो असल में एक तरह की शूज होता है शायद, जिसके नीचे से एकदम नुकीली चीज़ रहती है जिसकी वजह से वो फिसलता नहीं और उसका स्पीड भी इंक्रीज होता है। तो पीटर सोचता है कि स्पीड का यूज़ और उसकी मोमेंटम से क्रिएट हुई स्पीड वो ऐसी पावर को यूज़ करती है जिनका फोर्स उसके वजन से भी दर्जनों गुना ज़्यादा है। और पीटर बार बार शराब की बोतल से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट वहाँ से बड़ी तेज़ी से भाग रही होती है गायब होके और तुरंत ऊपर से बड़ी तेज़ी से पीटर के ऊपर अटैक करता है और इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उन लोगों का फाइट देखकर बॉडीगार्ड अपने मन में सोचता है कि मैं बेकार में ही परेशान था, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकता। मैडम की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और वह हर बार अटैक करने के बाद डिसअपियर हो रही है, इसलिए काउंटर अटैक करना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। मैं इस बात को लेकर पॉजिटिव हूँ कि उसे ही पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन क्यों क्यों वो बिल्कुल भी हारा हुआ नहीं दिख रहा है। और स्वॉर्ड घोस्ट बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है कि हे, तुमने कहा था कि तुम मुझे स्वर्लिंग स्वॉर्ड दिखाओगे, इस रेट पर तुम मुझे कब दिखाने की प्लानिंग बना रहे हो? और वो पीटर के ऊपर अटैक करता है। तो पीटर भी अपनी स्वॉर्ड से फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तुरंत वो डिसअपियर हो जाती है। तो पीटर सोचता है कि वो इतनी तेज़ है कि वो कई आफ्टर इमेजेस के पीछे रह जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसकी दर्जनों से लड़ रहा हूँ। और इधर बॉडीगार्ड अभी भी सोच रहा होता है कि वो काउंटर अटैक भी नहीं कर सकता, तो फिर अभी तक फाइट क्यों नहीं खत्म हो रहा है। वो मैडम के मूवमेंट को देख रहा है और बार बार उससे डॉज कर रहा है, लेकिन तभी वो कहता है कि रुको। वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो मैडम के अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फैक्ट ये है कि वो उनके अटैक को देख सकता है लेकिन उनका काउंटर अटैक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ गलत है। और वो तभी स्वॉर्ड घोस्ट को रोक लेता है और कहता है कि मैडम प्लीज़ रुक जाइए, उसके बारे में कुछ तो गलत है। अब से मैं तभी स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि हे, और वो उसके पेट में एक जोरदार लात मार के उसे दूर गिरा देती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इससे बाहर ही रहो। और ये सब कुछ पीटर देख के कहता है कि तुम्हारी सांस फूल रही है, क्या ये अकेला बहुत थका देने वाला नहीं है? अब तुम मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगते? तो स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में कहती है कि ये बच्चा बहुत बोलता है। तभी पीटर कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो बकवास कर रहा है। स्वॉर्ड घोस्ट शायद फास्ट हो सकती है, लेकिन ये स्वॉर्ड सेंट की तुलना में कुछ भी नहीं है। ओह, क्या तुमने इसके बारे में पहले सुना है? कबूतर की तरह नहीं, अगर तुम स्वॉर्ड सेंट को कॉपी करते रहोगे तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। और पीटर उसकी इतना ज़्यादा बेइज्जती करता है कि स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि तुम तो, और वो वहीं पर गायब हो जाती है। और पीटर के ऊपर चारों तरफ से बहुत ही गुस्से में अटैक करती हुई कहती है कि
मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ कर शुरुआत करूंगी। हो सके तो तुम इसे डॉज करने की कोशिश कर लो। और इधर बॉडीगार्ड ये देख के कहता है कि रुको। और तभी पीटर अपने शॉट को लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि एक कीड़ा जो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तो फिर से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा साइमन कह रहा था कि वो स्कूल जाना चाहता है एक नॉर्मल लड़के की तरह। और हमारा पीटर ने भी कहा था कि हाँ वो ऐसा ही कुछ स्कूल बनाएगा। फिर साइमन कहता है कि यहाँ बहुत सारा स्ट्रांग लोग हैं। ये सुन के पीटर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो साइमन कहता है कि आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया में आने के बाद मैं कुएं में पड़ा हुआ एक मेंढक की तरह था या फिर कुछ ऐसा ही। एक दिन क्या मैं आपकी तरह ही स्ट्रांग बन पाऊंगा? क्या मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनूंगा? और पीटर का वॉइस ओवर यहाँ पर सुनाया जाता है जहाँ पर पीटर कहता है कि साइमन तुम ऑलरेडी स्ट्रांग बन गए हो क्योंकि तुमने इसे क्रिएट किया है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, डेडली ब्लो। और वो बहुत ही गुस्से में स्वर्लिंग कट के साथ स्वॉर्ड घोस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है। और वो बिल्कुल साइमन की तरह ही घूमते हुए स्वॉर्ड घोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में दिखता है और वो दोनों एक दूसरे को पार करके आगे बढ़ जाता है। तो पीटर कहता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को कैसे ब्लॉक करने में सक्षम था? और ये सुन के स्वॉर्ड घोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमारा पीटर कहता है कि तुम छलांग लगाने के लिए फ्लोर से उछलते रहे और उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और पावर के साथ मेरे और उड़ी। ये स्ट्रांग है लेकिन इसमें एक क्रिटिकल कमज़ोरी है। तुमने खुद को ज़मीन से ऊपर उठाने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हें कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी अटैक के डायरेक्शन को देख सकता हूँ और तुम मेरे पास आए। मैंने बस अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा उठाया और यही है स्वर्लिंग स्वॉर्ड सेंट के लिए। और बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट की एक हाथ कटी हुई पड़ी होती है उसके सामने ही। और ये देख के स्वॉर्ड सेंट काफ़ी ज़्यादा हैरानी से और दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि नहीं नहीं। और उसे आकर बॉडीगार्ड पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम क्या आप ठीक हो? और स्वॉर्ड सेंट इधर दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे उसे फोड़ दो, जल्दी करो, सारे परफ्यूम की बोतल्स को फोड़ दो। और यहाँ पर पीटर कहता है कि मैं हैरान था क्योंकि तुम मेरे उम्मीदों से ज़्यादा स्ट्रांग और तेज़ थी, इसलिए तुम्हें प्राउड होना चाहिए। लेकिन स्वर्लिंग स्वॉर्डसेंट तुम्हारे जैसा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे तुम मामूली समझ सको। और स्वॉर्डघोस्ट गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और देखते हैं कि पीटर के पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। परफ्यूम के सारे बोतल्स को तोड़ दिया होता है और स्वॉर्डघोस्ट कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और पीटर ये देख के अपने मुंह को ढक लेता है तुरंत और देखकर सोचता है कि ये तो वही है, पहले के जैसा ही है। यानी पहले जैसे स्वॉर्डघोस्ट ने परफ्यूम लगा था वैसा ही। और द स्वॉर्डघोस्ट कहती है कि हे तुम कोई भी ट्रिक्स के बारे में मत सोचना क्योंकि तुम पहले ही मर चुके होंगे। पीटर उससे कहो कि वो आए क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए मर रहा हूँ। आखिर पीटर का कौन परवाह करता है, अगर वो आए तो भी वो इसे रोक नहीं सकता। और हमारा पीटर अपने हाथों से अपने नाक को बंद कर लेता है और सोचता है कि ये तो पहला वाला परफ्यूम है, ये पूरा जगह भर रहा है और मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। और उसे इस तरह से देखकर स्वॉर्डघोस्ट जोर जोर से हंसती हुई कहती है कि ये पार्ट सबसे मजेदार है, बस अपने स्ट्रगलिंग को देखो। चाहे तुम स्वॉर्ड को कितनी बार भी घुमा लो ये बेकार है। चाहे वो स्वॉर्ड सेंट हो या फिर तुम, एक बार जब तुम परफ्यूम को स्मेल कर लेते हो तो तुम दोनों के लिए ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारा पीटर उस परफ्यूम के अंदर पूरी तरह से घिर गया होता है। तो स्वॉर्डघोस्ट कहती है कि अब तुम क्या करोगे? ओह क्या तुम दीवार को तोड़कर ओशन में जंप करोगे? नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पीटर जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, अगर वो भी परफ्यूम को सूंघ ले तो वो भी ड्रंक हो जाएगा और मरेगा। लेकिन तभी स्वॉर्डघोस्ट हैरानी से सोचती है कि ये क्या है? और देखती है कि पीटर उस परफ्यूम के अंदर होता है और वो उस स्वॉर्ड पे एक कपड़ा लपेट रहा होता है जो असल में उसकी टाई होता है। तो ये देख के बॉडीगार्ड काफी ज्यादा हैरानी से सोचता है कि वो इसलिए नहीं लड़खड़ा रहा था क्योंकि वो परफ्यूम के नशे में था। वो स्वॉर्ड के साथ क्या कर रहा है? और स्वॉर्डघोस्ट गुस्से में कहती है कि तुम अपनी सांस को रोक के रखे हो। ठीक है फाइन, चलो देखते हैं कि तुम कब तक इसे रोक के रख सकते हो। और वो गुस्से में पीटर की तरफ आगे बढ़ जाती है। और इधर पीटर जो अपने स्वॉर्ड के ऊपर कपड़े लपेट कर रखा है उसके ऊपर शराब गिराता है और कहता है कि हेलुसिनेजेनिक परफ्यूम ने पूरे स्पेस को अपने चपेट में लिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो
ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं बाहर निकल सकूं। तो ये सुन के स्वर्गघोस्ट कहती है कि दैट्स राइट। तभी पीटर कहता है कि मैं वेट कर रहा था कि तुम कब अपने परफ्यूम का यूज करोगे। और बॉडीगार्ड सोचता है कि रुको नहीं, और देखते हैं कि पीटर उस स्वॉर्ड के ऊपर आग लगा देता है और कहता है कि क्योंकि तभी तुम समझ पाओगे कि तुम कितना पावरलेस हो अपने परफ्यूम के पीछे छुपे बिना। और वह उस स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे सारा परफ्यूम जो उसके ऊपर आ रहा था वो सारे जल जाता है और वहां से गायब होने लगता है। और ये देख के स्वॉर्ड घोस्ट भी हैरानी से वहीं पर रुक जाती है। और बॉडीगार्ड ये देख के अपने मन में कहता है कि हेलुसिनेजन एक परफ्यूम जलने वाला लिक्विड से बनाया जाता है, इसका मतलब ये बहुत आसानी से जल जाएगा। लेकिन उसे परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स का पता कब चला? ओह हाँ, ये तब की बात है। उसने तभी मैडम की परफ्यूम का पता लगा लिया। यानी पहली बार जब स्वॉर्ड घोस्ट ने हमारे पीटर के ऊपर परफ्यूम यूज की थी, तभी पीटर को इसके बारे में पता चल गया था और इस टोटके का इलाज भी उसने सोच के रखा था। तो ये देख के स्वॉर्ड घोस्ट गुस्से में कहती है कि ये बकवास तरकीबें, और वो हंसती हुई कहती है कि अगर तुम ऐसा भी करोगे तो भी मेरा परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाएगा। अपने उस छोटे से आग से इसे जलाने की कोशिश करो, तुम बस ड्रंक हो, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन तभी वो हैरानी से कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है? तभी पीटर कहता है कि तो फिर मैं इस पूरे रूम में आग लगा दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से नीचे मारता है, जिससे हर तरफ बस आग फैल जाता है। और ये देख के स्वॉर्ड घोस्ट हैरानी से कहती है कि ये क्या है? फ्लोर पर आग क्यों लग रही है? ये आखिर चल क्या रहा है? और इधर बॉडीगार्ड सोचता है कि क्या ये तब था? उसने पहले से ही इसका पूरा प्लानिंग बना लिया था। उसने मैडम के मूवमेंट को रोकने के लिए बोतल फ्लोर पे नहीं फेंका, उसका मोटिव फ्लोर को अल्कोहल से भिगाना था। यानी पीटर जो बार बार शराब की बोतलें फेंक रहा था स्वॉर्ड घोस्ट के ऊपर निशाना लगा के, असल में वो जानबूझकर मिस कर रहा था ताकि फ्लोर पर अल्कोहल गिरे और जब वो आग लगाए तो पूरा रूम में आग फैल सके। यानी हमारे पीटर को सब कुछ पहले से ही पता था और उसने प्लान भी बना लिया था। और ये देखकर तो स्वॉर्ड घोस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि लानत हो ये बच्चा। और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तो पीटर भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है कि बैलेंस बनाए रखने में हाथ का इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके लिए जिसके हाथ मिसिंग हो उसकी बैलेंस बिगड़ गई है और उसकी स्पीड और पावर काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वो अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। और इधर स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी वो शांत हो जाती है। और पीटर भी देख के हैरानी से कहता है कि यह अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था। और देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट के अपने ही बॉडीगार्ड ने उसकी गर्दन पे वार करके उसे बेहोश कर दिया था। तो पीटर कहता है कि अगर उसके ब्लड प्रेशर बढ़ गए तो उसका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं और वो और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। तो क्या अब तुम मेरे नेक्स्ट ओपोनेंट हो? तो बॉडीगार्ड स्वॉर्ड घोस्ट को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुमने गलती कर दी। और वो बड़ी तेजी से स्वॉर्ड घोस्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। और ये देख के पीटर भी थोड़ा हैरान होता है। फिर देखते हैं कि पूरे शिप में एकदम आग लग गया होता है और बॉडीगार्ड स्वॉर्ड घोस्ट को लेकर वहां से जा रहा होता है और साथ ही कुछ पुराने बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर कोई उसे कहता है कि तुम वो वापस करने जा रहे हो। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ। तो फिर वो आदमी कहता है कि पर क्यों? तो बॉडीगार्ड कहता है कि एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं और मेरी मैडम घर के लिए निकलेंगे। तो ये सुन के वो आदमी जो असल में होता है ग्लोरी का बॉस, वो कहता है कि जापान। तो ये सुन के बॉडीगार्ड कुछ नहीं कहता। तो बॉस उठते हुए कहता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, वापस जाने के बाद तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम वंडरिंग घोस्ट ब्लेड ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रिवाइव करने का प्लान बना रहे हो या फिर एक नया सेक्ट बनाने वाले हो? तो बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं कहता। ये देख के बॉस कहता है कि क्या तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो क्योंकि तुम जवाब देना नहीं चाहते? वंडरिंग घोस्ट क्लेयर्स के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, सो इंटरेस्टिंग। और इधर प्रेजेंट में पीटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है और वो भी सोच रहा होता है कि मैंने प्लान्स के मुताबिक काम कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वंडरिंग घोस्ट ब्लड ऑर्गेनाइजेशन, ये सोचना कि वो इसमें शामिल थे। और हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है। पीटर के इस शिप में आने से पहले हमारा जीवन उसे कहती है कि वो सच में एक कट्टर कुतिया है। छोटी सी उम्र में ही वो वंडरिंग घोस्ट ब्लेड की हेड बन गई और एक बार में ही उसने सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों लोगों को भी मार डाली। लेकिन वो साइमन कैसे बनी? ये सुन के पीटर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो जीवोन कहती है कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।
लेकिन एक डिसाइपल ऑनर ऑर्फनेज से इनरिप्लेसेबल अनाथ है, लेकिन वो ग्लोरी के लिए अपॉइंटमेंट की गई थी। अलग अलग देशों में डिसाइपल न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा वैल्यूएबल थे। तो क्या ये अजीब बात नहीं है? स्वॉर्ड इनक्रेडिबल हो सकती है, लेकिन क्या वो सच में डिसाइपल होने के योग्य है? हालांकि मैंने सभी रिलेटेड डेटा की जांच की है। सीनियर साइमन की तुलना में स्वॉर्ड की स्किल इंडिकेटर में काफी कम है। उस नखरेबाज बास्टर्ड ने नए डिसाइपल इकट्ठा कर लिया है और उसने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो पिछले डिसाइपल में से कमजोर थे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन यह क्या है? किस कारण की वजह से उसने उसे डिसाइपल साइमन के रूप में स्वीकार कर लिया है? हाँ, यही है। यही कारण है कि स्वॉर्ड साइमन बन गई। लेकिन रुको, ये कोई सेंस नहीं बनाती। आखिर वंडरिंग घोस्ट ब्लड ने क्या किया? और प्रेजेंट में यही सब कुछ याद करके पीटर अपने मन में कहता है कि जीवोन, मुझे लगता है कि तुमने जो कहा वो सब सही था। और वो बिल्कुल छत पे आ गया होता है और वहां पर भी हर तरफ बस आग लगा होता है। तभी पीटर कहता है कि मैं हैरान था। वो स्वॉर्ड के नाम की शैडो में रहती थी। मैं उसकी सिचुएशन नहीं जानती, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं था, है ना, रियल डिसाइपल साइमन? और यहाँ पर देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड आया होता है और यही होता है असली डिसाइपल साइमन, जो हमारे साइमन के बदले में डिसाइपल के तौर पे रखा गया है। और यहाँ पर इसके बारे में हमें बताया जाता है। इसका कोड नाम है साइमन काजियो और ये फॉर्मर जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलर ऑर्गेनाइजेशन वंडरिंग घोस्ट ब्लेड के स्वॉर्ड का सबऑर्डिनेट, जो वंडरिंग घोस्ट ब्लेड का हेड है, और इसका रैंक होता है एक डिसाइपल। वैसे किसने सोचा था कि ये बॉडीगार्ड ही साइमन निकलेगा? तो पीटर की बातों को सुनकर बॉडीगार्ड कहता है कि एक कहावत है जो मैं जन्म से ही सुनते आया हूँ। इस इंडस्ट्री में जो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो जल्दी ही मारा जाते हैं। ये सुन के पीटर हंसते हुए कहता है कि ये एक अच्छा कहावत है, और उसे देखकर अपने मन में कहता है कि वैसे भी ट्रू डिसाइपल होने के अलावा उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एक शैडो की तरह है। ये बहुत ही अच्छा होता अगर नेथनाइल के जैसा उसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता हमारे पास, लेकिन अभी मेरे पास उसके फाइटिंग स्टाइल जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो अपने मास्टर की शैडो है। तो इसका मतलब है कि ओवर पावरिंग प्रेशर। और इधर बॉडीगार्ड उसे देखकर कहता है कि तुम चोई अंगचंग की बॉडीगार्ड नहीं हो, है ना? तो फिर आखिर तुम हो कौन? और पीटर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? ये सुन के पीटर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है कि एक लड़का जो पूरा ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैं उसे धीरे धीरे समझ लूंगा। और पीटर कहता है कि तुम भी ये जानते हो, है ना, इस इंडस्ट्री में जो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, और वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा पीटर और वो बॉडीगार्ड बड़ी तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों का पैर एक दूसरे से टकराता है, तो वो दोनों ही फोर्स की वजह से पीछे हट जाता है। और पीटर बॉडीगार्ड को देखकर अपने मन में कहता है कि मैं उससे बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता। क्या उसने कराटे को सिखा है? नहीं, कराटे का स्टैंस इतना नीचे नहीं जाता। उसके मूवमेंट कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। आखिर वो क्या छुपा रहा है, या ये एक हिडन गोस्ट ब्लेड का टेक्निक है? लेकिन उसके पास इसके लिए बहुत सारा ओपनिंग्स है। वो कोई भी क्विक डिफेंस मूव उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे ओपनिंग्स और एक अजीब स्टैंस। मैं तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। उसके मूवमेंट्स, उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने लड़ना नहीं सीखा, बल्कि वो नेचुरली इसमें माहिर है। ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स के बहुत ही करीब है। उसने एक इम्पॉसिबल एंगल पर की गई ग्रैपलिंग को टाल दिया। उसने इसे देखने और डिसीजन लेने के बाद बचा नहीं। इसका मतलब है कि वो एक जीनियस है। पीटर का कहने का मतलब है कि एक एनिमल बिना कुछ देखे ही हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि वो अटैक कर रहे हैं, फिर डिसीजन लेता है कि कैसे डॉज करे। तो ये बॉडीगार्ड भी वैसे ही एनिमल इंस्टिंक्ट्स रखता है। तो पीटर अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए सोचता है कि अब मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। उसके जैसे जीनियस के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं होता। क्या ये कोई सेंस बनता है? एक आदमी जैसे डिसाइपल कहा जाता है, उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, और वो अपने पास से कुछ रूम कार्ड्स को बड़ी तेजी से उसकी तरफ फेंकता है। और वो बॉडीगार्ड को देखकर हैरानी से सोचता है कि रुको, क्या ये वही है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल फ्लेक्सिबिलिटी
और वो बॉडीगार्ड उन सारे कार्ड को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है पीछे झुक के। तभी पीटर एक चेन को उसकी तरफ फेंकता है और अपने मन में कहता है कि उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मैं तो ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन वो बॉडीगार्ड उसके उस चेन को भी डॉज कर लेता है और पीटर उसके ऊपर अटैक करता है। तो बॉडीगार्ड भी उसके ऊपर अटैक करता है और पीटर सोचता है कि लगातार इरेगुलर अटैक्स, अब मुझे ये समझ आया, और वो दोनों ही पीछे हट जाता है। तो बॉडीगार्ड भी पीटर को देखकर सोचता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन बस इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या यूज़ करने की बात कर रहा है ये हमें थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। तभी पीटर उसे कहता है कि स्लॉपी, तुम्हारे इनर टैलेंट की तुलना में तुम्हारे अटैक्स और डिफेंस मूव बहुत ही इनइफेक्टिव है। तुमने कभी भी फाइट करना सीखा नहीं है ना? एक्चुअली स्पेशली तुम सीख नहीं सके। और ये सुन के बॉडीगार्ड हैरानी से सोचता है कि उसे ये कैसे पता। और पीटर कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट है तो फिर तुम इतने समय तक स्वॉर्ड के पीछे क्यों छिपे रहे? आखिर तुम्हें क्या दबा रहा है? और यहीं पर हमें बॉडीगार्ड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है कि घोस्ट ब्लड टीम 1, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तो वो आदमी भी कहता है कि हाँ फैमिली हेड, हमारा काम खत्म हो गया। तो ये बूढ़ा आदमी का नाम होता है यूशुकी हिदायकी और ये वंडरिंग घोस्ट ब्लड क्लैन का 23 फैमिली हेड है। और मैं बता दूं कि यही स्वॉर्ड घोस्ट का फादर है। तो फैमिली हेड अपने लोगों से पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि ये यंग लेडी का टीम है? वो लोग सच में काफ़ी रिलायबल है। जरा सोचो, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिक्योनरी का सफाया कर दिया है। अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे प्रॉपरली करना चाहिए। वंडरिंग घोस्ट ब्लड का मोटो है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें काट दिया गया है। और यही डायलॉग घोस्ट ब्लड ने भी उस आदमी को कहा था जिस आदमी के क्लैन को एक दिन में ही उसने खत्म कर दिया था। तो फैमिली हेड कहता है कि लेकिन ये उसके निशान है, ये वंडरिंग घोस्ट ब्लड का काम नहीं है, एक बीस्ट का काम था। ये उन पर किसी बीस्ट द्वारा अटैक किया जाने का निशान है। तो वह आदमी कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ फैमिली हेड, सच कहूँ तो। तभी फैमिली हेड कहता है कि ये क्या है? तो वो आदमी कहता है कि ये काम वंडरिंग घोस्ट टीम ने नहीं किया है। ये सुन के फैमिली हेड गुस्से में कहता है कि क्या? तो फिर क्या ये किसी दूसरे क्लैन ने किया है? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, ये किसी दूसरे क्लैन ने नहीं किया, सच कहूँ तो। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कुछ पैसे रखता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि हैव ए नाइस डे। तो उस आदमी को देखकर वो स्टोर वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि थैंक यू। और इधर वो आदमी फैमिली हेड को कहता है कि ये मिशन टीम 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए काजियो ने खुद इसका ध्यान रखा और ये घोस्ट ब्लड का बॉडीगार्ड होता है। तो फाइनली हमें इसका नाम पता चल गया, इसका नाम है काजियो और अब से मैं इसे काजियो ही बुलाऊंगी। फिर हमें वंडरिंग घोस्ट ब्लड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैमिली हेड बैठा होता है और उसके सामने उसका आदमी खड़ा होता है। तो फैमिली हेड कहता है कि काजियो वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही घातक भी है। अगर काजियो वंडरिंग घोस्ट ब्लड का ब्लड कैरी कर लेता तो चीज़ें बहुत ही अच्छा होता। मैंने अपने लाइफ में जितने भी बच्चे को देखा है उनमें से वो हत्या करने में एक जीनियस है। तो वो आदमी कहता है कि फैमिली हेड, तो क्या हमें क्वाइटली उसका टेक केयर करना चाहिए इससे पहले कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए? अगर हम इसे अभी कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो फैमिली हेड कहता है कि क्या तुम फ्ली के कहानी के बारे में जानते हो? फ्ली को हिंदी में पिस्सू कहते हैं। एक फ्ली 1 मीटर से भी ज़्यादा जंप कर सकता है। यह अपने हाइट से 200 गुना ज़्यादा जंप लगा सकता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, अगर तुम इन्हें 3 दिनों तक एक जार में रखते हो और फिर इसके ढक्कन खोल देते हो तो फ्ली जार की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं कूद सकेगा, क्योंकि वो मानता है कि यही उसका लिमिट है। बहुत पहले से मैंने काजियो के लिए एक ग्लास जार बनाया है। चाहे कितना भी ऊंचा वो कूदने की कोशिश करता हो, वो कभी भी अपने मास्टर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। और वही दरवाजे के बाहर काजियो खड़ा होता है और वो अपने हाथों से एक छोटी सी बच्ची की कान को बंद करके रखता है। और फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर उसे कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी जिंदगी दबाव में जिए होंगे। तुम्हें लगता है कि तुम अपने मास्टर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तुम हमेशा ही अपने मास्टर के सुनते होंगे। और ये सब कुछ सुन के काजियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो
और वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम अपने सर और मुंह से फाइट करते हो? और वो दोनों ही फिर से अपने पंचेस टकराने लगता है। तो पीटर कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये तुम्हारे लिए काम करेगा? और अपने मन में कहता है कि जितना ज़्यादा मैं देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मेरा रुचि बढ़ता है। उसके सारे मूवमेंट्स रेकलेस हैं, लेकिन साथ ही वो क्रिएटिव है। शायद उसे सीखने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी खुद को खतरे में महसूस नहीं किया, चाहे उसका मुकाबला किसी से भी रहा हो। वो कोई मामूली बीस्ट नहीं है, वो एक शिकारी है जिसने अपने शिकार का सिर फाड़ दिया इंटेंसिवली। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जिसे समझाया नहीं जा सकता। वो कुछ छुपा रहा है। और वो दोनों फिर से एक दूसरे से दूर हट जाता है। तो काजियो पीटर को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं घबरा रहा था क्योंकि उसका जोश बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अंत में मैंने इसे देख लिया। उसका अटैक पैटर्न एक जैसा ही है। वो एक ही जगह की ओर जाता रहता है, जो है मेरा पैर। मेरा पैर बांधने के लिए वो ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहा है। मेरा मूवमेंट्स जो तुम्हारे प्लान में बाधा डालता रहता है बहुत ही परेशानी करने वाला होगा। ये बात मेरे मास्टर की तुम्हारे खिलाफ लड़ाई पर भी लागू होता है। तुम मेरे पैर पर रिस्ट्रिक्टिंग लगा कर कुछ करने की प्लान बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इतने ऑब्वियस ट्रैप पर फंस जाऊंगा? तो फिर मैं तुम्हारे ट्रैप को तुम्हारे खिलाफ ही यूज करूंगा। अगर तुम मेरे पैर के पीछे हो तो फिर मैं तुम्हें जाल में फंसने का नाटक करूंगा और अपने लापरवाही को बढ़ावा दूं। एक हंटर गर्दन पर अटैक करेगा और तभी पीटर काजियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काजियो उसकी सर को पकड़ के उसके मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है अपने घुटने से। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो गायब हो गया? और देखते कि पीटर उसके सामने से गायब हो चुका है। तभी पीटर ने एक चेन को जो उसकी तरफ फेंका था, अभी वो उसके गले में बहुत बुरी तरह से जकड़ जाता है और वो उसे ऊपर लेकर टांग देता है। तो काजियो उस चेन से खुद को छुड़ाते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या है, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उसने इसे मुझ पर कैसे डाला। सिट, मैं पकड़ा गया। उसने इसका प्लान तभी बना लिया था। तो पीटर काजियो को कहता है कि तुम्हारा सेंसेस सच में काफी अच्छा है। तुम जो अब तक अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज करते हुए लड़ रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं था जो तुम्हारे बराबरी कर सके। हालांकि जब तुमने मुझे स्वॉर्ड से लड़ते हुए देखा तो तुम्हारे पास मुझसे सावधान रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। इसलिए मैंने तुमसे जो घबरा गए हो सोचने को कहा। तुमने कभी भी अपना दिमाग का यूज करके कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है। तुमने ये भी नहीं देखा कि जब तुम सोच रहे थे तब मैं अपना ट्रैप बिछा रहा था और तुम पकड़े गए। तो काजियो उस चेन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। ये देखे पीटर कहता है कि रिजिस्ट मत करो, इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, चेन्सो के साथ भी। तभी काजियो कहता है कि मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और उसके हाथों से उल्वरिन जैसे नुकीले नाखून निकल जाता है। और ये देखे पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने कुछ क्लॉस को छुपा के रखा था, लेकिन गिव अप कर दो, तुम इन पंजों के साथ इस चेन को नहीं काट सकते। लेकिन तभी वो हैरानी से अपने मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, हाँ ये वही था। और देखते हैं कि उसने उस नाखून की वजह से अपने हाथ को काट लिया होता है, उसमें से खून निकल रहा होता है। और पीटर ये देख के कहता है कि ये वो था जिसे वो छुपा रहा था, वो कारण जिसके वजह से उसके पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है। और देखते हैं कि काजियो ने उस चेन को तोड़कर बाहर भी निकल आ चुका होता है। और इधर पीटर सोच रहा होता है कि ये वही है जो मैंने ऑक्शन में देखा था। उसके बॉडी से कुछ निकलता है जो लोगों को मेल्ट करने में सक्षम है। अगर मैं सही हूँ तो इसका मतलब है कि उसने ट्रैप को पिघला दिया है, और इसका मतलब ये भी है कि अब मैं उसके पास नहीं जा सकता। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तभी काजियो कहता है कि चाहे तुम कितना भी सोचो, बहुत देर हो चुका है। जब तक मैं इसे यूज करता हूँ तुम बिना किसी निशान के डिसअपियर हो जाओगे। और वो पीटर की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने उसी खून वाले हाथ के साथ पीटर को चेहरे से पकड़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं उसे अपने हाथ से जरा सा भी छू लूं तो वो मर जाएगा। पर ये क्या, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया जबकि वो उसके चेहरे के ठीक सामने था। वो डॉज कर सकता था, तो फिर उसने खुद को खतरे में डालने का चॉइस क्यों किया? और पीटर उसके हाथ को पकड़ के उसके उस जख्म को देखने लगता है। तो ये देख के काजियो के सोचता है कि ओह, उसने ऐसा दिखावा किया कि वो डॉज नहीं कर सकता सिर्फ मेरे हाथ को देखने के लिए। लेकिन ये मीनिंगलेस है।
अगर वो इसे देख भी ले तो भी कुछ नहीं बदलेगा। और काजियो अपने वुल्वरिन वाले हाथ के साथ पीटर के ऊपर जोर से अटैक करता है, लेकिन पीटर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है और अपने मन में कहता है कि उसने अपने हथेली को काट लिया और अपने पंजे से अटैक कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके राइट हैंड पर पंजा नहीं है, या फिर उसका क्रिएटिव अटैक उसका ब्लड है। तो पीटर काजियो को पूछता है कि तुम्हारे ब्लड में क्या है। इसने स्टील और मांस को एक पल में ही पिघला दिया है। एक इंसान के पास ऐसा ब्लड कैसे हो सकता है? यानी जो पहले ऑक्शन में उन दोनों लोगों की चेहरा जला दिया था, ये सब काजियो की ब्लड की वजह से है। और अभी जो चेन से छूटा और ये भी उसके ब्लड की वजह से पिघला है। तो काजियो कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। इसका मतलब है कि जब तक तुम नहीं मरते तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा। और वो फिर से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। तो पीटर उसके साइड हट के उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन देखते हैं कि उसके अटैक एक दीवार पे लगता है और वहां पर वो दीवार भी पिघल जाता है। ये देख के पीटर सोचता है कि वो तेज और शक्तिशाली हो गया है, इसलिए अपने पंजे से लड़ना ही उसका ट्रू स्ट्रेंथ था। उसका ब्लड की वजह से ये अनोइंग है, मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता। और वो बार बार पीटर के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने पंजे से। तभी पीटर उसके जख्म वाले हाथ को फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ कुछ ही लोगों में तुम्हारे जैसा ब्लड होता है। मुझे लगता था कि वो बहुत समय पहले ही गायब हो गया था, लेकिन मैं हैरान हूँ, तुम जरूरी टॉक्सिक लेपर्ड पाम लेगेसी से होंगे। और ये सुन के काजियो हैरानी से सोचता है कि उसे ये कैसे पता। और पीटर कहता है कि मैं ये फैक्ट जानता हूँ कि उसके सभी डिसेंडेंट मारा जा चुका है, तो तुम कैसे जिंदा हो। और हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक घर जल रहा होता है और वहाँ पर एक आदमी कहता है कि क्लैन हेड, हमने सभी को मार डाला है, टॉक्सिक लेपर्ड फैमिली का दुनिया से सफाया हो गया है। तो हेड कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं। तभी उसका आदमी कहता है कि हालांकि क्लैन हेड, हमें इन सब का क्या करना चाहिए। तो क्लैन हेड कहता है कि ये तो वहां पर देखते हैं कि ड्रम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें असल में पॉइजन में डुबाया गया होता है। और वो आदमी फैमिली हेड को कहता है कि हमने उन सभी न्यू बॉर्न बेबीज को मार डाला है जितना टॉक्सिक लेपर्ड फैमिली पाल रहे थे, बस एक के अलावा। क्या हमें उसे भी मार देना चाहिए? और मैं बता दूं कि ये जो बच्चा जिंदा है ये असल में काजियो होता है, और ये जो क्लैन हेड है ना, ये असल में स्वर्ड घोस्ट का फादर होता है। उसने काजियो की पूरे फैमिली यानी क्लैन को एकदम मार डाला होता है। तो फैमिली हेड काजियो को देखकर सोचता है कि एक जीवन जो इस केओस में बच गया है। फिर वो अपने आदमी को कहता है कि वेल, ये बुरा आइडिया नहीं है, कोई एक ऐसा जो उसके ब्लड लाइन को पोजेस करता हो। और काजियो का वॉइस ओवर आता है, यहीं से वंडरिंग घोस्ट ब्लड के साथ मेरे कड़वे रिश्ते का शुरुआत हुआ। फिर हमें वंडरिंग घोस्ट ब्लड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे थे और एक सभी लोग वहाँ पर बुरे हाल में पड़ा होता है। वहाँ पर सिर्फ काजियो ही खड़ा होता है। तो उनका मास्टर उन्हें कहता है कि उठ जाओ तुम सब लोग खुद को वंडरिंग घोस्ट कहलाते हो। तो वो बच्चे कहता है कि काजिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और देखते हैं कि एक बच्चे का तो पैर ही जल गया होता है, वो बेचारा दर्द के मारे जोर जोर से रो रहा होता है। ये देख के काजियो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो लड़का कहता है कि मेरा पैर जल रहा है। तो ये देख के सभी बच्चे बात करने लगता है। एक कहता है कि उसका पैर तो सच में पूरी तरह से जल चुका है। दूसरा कहता है कि अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तीसरा कहता है कि काजियो, तुम आखिर इस बार के दौरान क्या कर दिए? और काजियो बेचारा जिसे कुछ समझ नहीं आता वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और उन सभी बच्चों को इंस्ट्रक्टर देख रहा होता है बाहर से, और काजियो को देखकर सोचता है कि बहुत पहले से ही उन्होंने उन लोगों को अपने क्लैन में शामिल कर लिया जो जहर को सहन करने में सक्षम था। उन्हें जानलेवा जहर पिलाया और एसिड ब्लड देकर उन्हें इंसान बना दिया। इस तरह टॉक्सिक लेपर्ड फैमिली ने अपना डिसेंडेंट को बनाया और उन्हें पॉइजनस ह्यूमन में इवॉल्व कर दिया। बेचारा काजियो डरते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि कॉम्बैक्ट और पॉइजनस ब्लड का एक जीनियस सेंसेस, इस रेट पर तो वो काफ़ी पावरफुल बन जाएगा। मुझे तैयार हो जाना चाहिए और एक जार को तैयार कर लेना चाहिए। सॉरी, ये इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि फैमिली हेड ही होता है जिसने काजियो को मारने के बजाय यहाँ पर फैमिली में ले आया। फिर हमें इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कुछ बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और वो बच्चे एक लाइन को दोहराता है, अगर हम अभी नहीं मारते उन्हें तो हम मर जाएंगे, तो हम उन्हें मार देंगे
उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें काट दिया गया है। तो उनका इंस्ट्रक्टर कहता है कि और जोर से चिल्लाओ, और काजियो उन लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है और साथ ही उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे नेचुरली पता चल गया है कि मेरा ब्लड अलग था, मेरे खून की वजह से कोई भी मेरे करीब नहीं आता है। तभी इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ एक बाउल को देकर फेंकता है और बेचारा वो नीचे गिर जाता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे चिल्ला के कहता है कि काजियो देखना बंद करो और यहाँ पर सफाई करो। तो काजियो कहता है कि मुझे माफ करना। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजियो गुस्से में एक पेड़ के ऊपर मुक्का मार रहा होता है और सोचता है कि मैंने क्या गलत किया, मैं इस तरह क्यों पैदा हुआ और हर कोई मुझसे नफरत क्यों करता है। और वो पेड़ पर इतना जोर जोर से मुक्का मारता है कि वो पेड़ भी नीचे गिर जाता है। इतना बड़ा सा पेड़ उसने मुक्का मार के ही नीचे गिरा दिया होता है। तभी उसका नजर एक पक्षी के ऊपर पड़ता है। जो पेड़ अभी उसके मुक्के की वजह से गिरा है वहीं पर वो रहती थी। तो वो पेड़ उस पक्षी को कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों ही अकेले हैं, तुम रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास वापस ले जाता हूँ। और वो उसे अपने हाथ में पकड़ के एक दूसरे पेड़ में चढ़ने लगता है और कहता है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे पास वापस जाने के लिए एक फैमिली है। लेकिन जैसे वो अपने हाथ खोलता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको, ये क्या हुआ। और देखते हैं कि वो पक्षी उसकी खून की वजह से पूरा मेल्ट हो चुका है। और ये देख के बेचारा काजियो का तो दिल और भी ज्यादा टूट जाता है और अपने मन में कहता है कि हर वो चीज जो मेरे ब्लड को छूता है वो गायब हो जाता है, क्या मैं किसी के भी करीब नहीं जा पाऊंगा। और ये देख के काजियो रोते हुए कहता है कि आई एम सॉरी। और साथ ही उसका वॉइस ओवर कहता है कि अब से हर कोई मुझसे दूर रहेगा, मुझसे नफरत करेगा और फिर मुझे छोड़ देगा। हाँ, अगर वो किसी भी तरह मुझसे बचना चाहता है और मुझसे नफरत करता है तो ये इससे बेहतर है कि मैं उन सभी को मुझसे डरा दूं। और प्रेजेंट में पीटर उसे कहता है कि टॉक्सिक लेपर्ड पाम का लेगेसी, आखिर तुम वंडरिंग घोस्ट क्लैन के साथ कर क्या रहे हो जिसने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम अपने क्लैन को रिबिल्ड कर सकते थे। तभी काजियो चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ, तुम मुझे नहीं जानते फिर भी तुम बकवास कर रहे हो। तो फिर तुम कौन हो? अगर तुम डिसाइपल पीटर की एफिलिएटेड से हो तो फिर तुम जरूर ही ग्लोरी से होगे, लेकिन अगर तुम मैडम के साथ हेड टू हेड फाइट करने में सक्षम हो तो कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जान सकूं। तो पीटर कहता है कि क्या तुम क्यूरियस हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझे हराओ। ये कह के वो अपने घुटने को उसके मुंह पे जोर से मारता है। तो काजियो पीछे हट जाता है और बड़ी तेजी से फिर से पीटर की तरफ अटैक करते हुए आता है। तो पीटर उसे देखकर अपने मन में कहता है कि उसके चिन पर अटैक ठीक से लगा, इसके पीछे बहुत ताकत नहीं था। लेकिन ये सोचना गलत नहीं होगा कि इस तरह के चोट खाने के बाद भी वो ठीक है। मैं जानता था क्लमजी अटैक्स काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत का यूज करके उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वो शायद अपने खून बहाने को ताकत बना ले। जब तक मैं उसकी पॉइजन को बेअसर नहीं कर देता मैं जीत नहीं सकता। तभी काजियो फिर से पीटर के ऊपर अटैक करता है। तो पीटर झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जिस जगह पे वो अटैक लगता है वो दीवार भी पिघल जाता है। ये देख के पीटर कहता है कि क्या, आखिर मैं उसे हराने के लिए क्या करूं। तभी काजियो पीटर को एक जोर से लात मारता है जिसे पीटर एक दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और सोचता है कि ये कितना ज्यादा एनोइंग है, आखिर मैं ये कैसे करूं। बट तभी उसका नजर किसी चीज पे पड़ता है। तभी वहां पर काजियो आ जाता है और कहता है कि अब तुम गिव अप कर दो, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम मुझे बता देते हो कि पीटर कहाँ पर है तो फिर मैं तुम्हें बिना दर्द के मारूंगा। अब बताओ कि पीटर कहाँ पर है। तो पीटर उठ के कहता है कि नॉट बैड, अगर तुम इस तरह लड़े तो जाहिर है कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत सकेगा, अब तुम आ जाओ। तो काजिया उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अभी मेरे साथ जोक कर रहे हो जबकि तुम अभी इतने खतरे में हो। तो पीटर कहता है कि जोक बिल्कुल भी नहीं, मैं अब तुमसे सिंसियरली फाइट करूंगा। और देखते हैं कि पीटर अपने हाथ में एक मोप को पकड़ लेता है। तो काजियो ये देखकर सोचता है कि क्या एक मोप के साथ। और पीटर को कहता है कि क्या तुमने अभी तक हार नहीं माना। तो पीटर कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, अब से मैं तुम्हारे वेपन को अपना वेपन बनाऊंगा। तो काजियो कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, लॉन्ग और शॉर्ट रेंज अटैक्स मुझ पर काम नहीं करते, इसका मतलब है कि तुम किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। तो पीटर ये सुन के मुस्कुरा के कहता है कि दैट्स राइट, लेकिन तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये मोप तुम्हारे लिए एक घातक हथियार बन जाएगा।
तो ये सुन के काजियो कहता है कि अब मुझे ये मत कहना कि तुमने इसे इसलिए चुना है क्योंकि इसका लंबा स्टिक मेरे छोटे क्लॉस के खिलाफ जीतेगा। तो पीटर कहता है कि जब तुम इसके चपेट में आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो काजियो कहता है कि ये कितना अम्यूजिंग है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लकड़ी का ये टुकड़ा मुझ पर काम नहीं करेगा। तो पीटर कहता है कि ये तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम मुझसे लड़ोगे। तो काजियो सोचता है कि क्या आखिर वो इस मॉप के साथ क्या प्लानिंग बना रहा है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो मूव्स को कैलकुलेट करके फाइट करता है और वो आगे कई चाल चलेगा। इसके बारे में सोचे तो उस मॉप के साथ कुछ तो है। तभी पीटर उसे कहता है कि हे, मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, और उस मॉप के डंडे से बड़ी तेजी से काजियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन काजियो भी उतनी ही तेजी से उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं उसके क्लोज नहीं जा सकता। मैं जानता था वो अटैक्स करने के लिए इस मॉप का यूज करने वाला है और वो इतने तेजी से अटैक्स कर रहा है कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो फिर मुझे डिफेंस को छोड़ देना चाहिए और गैप को कम करना चाहिए। मैं हिट होने से नहीं डरता, लेकिन अगर मैं उसे छू लूंगा तो ये लड़का यहीं पर मरेगा। बट तभी वो हैरानी से सोचता है कि क्या फिर से, और पीटर उसके अटैक को डॉज करके मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी एक बड़ा मछली पकड़ा है। और वो उस पोछे के साथ फिर से उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है और अपने हाथ को बड़ी तेजी से घुमा लेता है। तो ये देखे काजियो सोचता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, मूप के सर मेरे पंजे में उलझ गया है। और पीटर मुस्कुरा के कहता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, गिव अप कर दो, कांटे पे फंसी हुई मछली कुछ भी नहीं कर सकता। तो काजियो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और वो अपनी पंजे से उस पूरे मूव को ही तोड़ देता है और कहता है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ, एक हुक, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो पीटर के ऊपर अपने घुटने से अटैक करता है। तो पीटर अपने दोनों हाथों को आगे कर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी फोर्स की वजह से वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो काजियो कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरह की ट्रिक्स के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। तो पीटर अपने जगह से उठते हुए कहता है कि मैं निराश हूँ, तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो ये सुन के काजियो कहता है कि क्या तुम अभी भी बकवास कर रहे हो जबकि तुम मरने वाले हो। और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने लगता है, बट तभी उसे कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो पीटर कहता है कि क्या तुम स्लिप कर गए या फिर कुछ और। तो काजियो गुस्से में पीटर को कहता है कि तुमने आखिर क्या किया, तुमने आखिर मेरे आर्म के साथ क्या किया। और देखते हैं कि काजियो की दोनों हाथ पूरी तरह से जलने लगता है। तो पीटर उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है, इस हद तक कि मैं तुम्हारे करीब भी नहीं जा सकता। हालांकि तुम्हारे ब्लड में एक फैटल कमजोरी है, तुम्हारे जैसे ब्लड वाले लोगों का ब्लड बहुत ही एसिडिक होता है। तो क्या होगा अगर वो ब्लड हाई अल्कानिक डिटर्जेंट के साथ मिल जाए, तो अगर केमिकल रिएक्शन होगा और ये अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज को खो देगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जिस पर तुम्हें प्राउड हो वो यूजलेस हो जाएगा। तो काजियो सोचता है कि मैं इसके झांसे में आ गया। वो पोछा मुझ पर हाई अल्कानिक डिटर्जेंट लगाने का एक चाल था। और वो पीटर को कहता है कि इस ब्लड के बिना भी मैं ठीक हूँ। और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर उठ के अटैक करने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि तुम। तो पीटर उस तरफ देखता है और ये आवाज़ सुन के काजियो भी उस तरफ देखता है। और वहाँ पर होता है स्वॉर्ड घोस्ट, जो अपने एक हाथ तो कट गया है लेकिन दूसरे हाथों से स्वॉर्ड को पकड़ के रखती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो उसे देखकर काजियो कहता है कि मैडम आप यहाँ पर। और पीटर उसे देखकर कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अभी यहाँ से लौट जाओ। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि चुप करो तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हारे सिर को काट दूंगी। और तभी वो कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाती है। तो ये देख के काजियो चिल्ला के कहता है कि मैडम। और वो बड़ी तेजी से उसके पास जाके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने आपसे कहा ना कि आप बोर्ड पे जाके मेरा इंतज़ार करें। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि चुप करो तुम। तो फिर भी काजियो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि मुझे उसे मारना होगा, तभी हम पीटर को पा सकेंगे। हमने वादा किया था, उसके बाद हम साथ चलेंगे। तो काजियो कहता है कि मैडम मैंने आपसे कहा ना कि मैं ये कर लूँगा, मैं उसे मार डालूंगा और मैं पीटर को भी ले आऊँगा। तो स्वॉर्ड घोस्ट कहती है कि मुझे ऐसा करने वाला बनना होगा।
मैं ये कर सकती हूँ। एक सर्वेंट को अपने मास्टर की बात सुनना चाहिए। और काजियो बेचारा चिल्ला के कहता है कि मैडम, मैडम प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए, अपनी आंखों को खोले मैडम। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजियो का वॉइस ओवर आता है और वो कहता है कि पीछे मुड़ के देखूं तो मैं गेट के परे दुनिया के लिए तरस रहा था। अगर मैं उस बड़े गेट से बाहर कदम रखूं तो मेरे कंधों पर जो भारी बोझ था, मुझे हर दिन लगता था कि वो गायब हो जाएगा और जो मास्टर मुझे हमेशा ही सताते रहे वो चले जाएंगे। लेकिन इसका एक कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता। और एक छोटी सी लड़की कुछ फूलों को लेकर कहती है कि बिग ब्रो, इन्हें देखो, ये फ्लावर कितना ज़्यादा प्रिटी है ना, ये काफ़ी अच्छा स्मेल कर रही है। और काजियो का वॉइस ओवर कहता है कि और ये तुम हो यूका। तो ये असल में स्वॉर्ड घोस्ट होती है जिसका असली नाम होता है यूका। तो यूका उन फूलों को काजियो को देते हुए कहता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं हर दिन इन्हें स्मेल करूंगी। तो काजियो कहता है कि मैं समझ गया मैडम। तो यूका कहती है कि तुम क्या समझे। तो काजियो कहता है कि आप जीवन भर इन सेंट को स्मेल करना चाहती हैं। और वो भी इन फूलों की खुशबू को लेने लगता है। और साथ ही काजियो का वॉइस कहता है कि फ्लावर का खुशबू वार्म था, उन फूलों की खुशबू नफरत, उदासी और अकेलापन जिसने मुझे दबा रखा था, और साथ ही मेरा कम और मूल्यवान पहचान, ये सब मुझे रोकने का मौका दिए बिना ही पिघल गया। और काजियो यूका को कहती है कि लेकिन मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बिग ब्रो कहना चाहिए। तो यूका कहती है कि इट्स ओके, आप यूका से बड़ी हो इसलिए ये ठीक है। तो काजियो कहता है कि नहीं, सच में आप ऐसा नहीं कर सकती। तो यूका कहता है कि मैं आपसे बड़ी होना नहीं चाहती बिग ब्रदर काजियो। तभी उनके सामने कोई आ जाता है जिसे देखकर काजियो काफी ज्यादा डरने लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि यंग मिस प्लीज, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि हेड की परमिशन के बिना आप इधर उधर नहीं घूम सकते, ये डेंजरस हो सकता है। और उनके सामने एक बड़ा ही हट्टा कट्टा आदमी होता है जो बहुत ही मुस्कुरा के कहता है कि यंग मिस यूका प्लीज वापस चले। तो यूका कहती है कि नहीं, मैं बिग ब्रदर काजियो के साथ और ज़्यादा खेलना चाहती हूँ। और फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि वो आदमी बेचारा काजियो को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है और कहता है कि बिग ब्रदर, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए, क्या तुम पागल हो गए हो, हेड की डॉटर तुम्हें बिग ब्रदर बुला रही है, तुम्हारे हिम्मत भी कैसे हुए अपने इन गंदे हाथों से यंग मिस को छूने की, मरो तुम कमीने मॉन्स्टर मरो। और वही दीवार के पीछे से यूका भी ये सब कुछ देख रही होती है। और काजियो का वॉइस कहता है कि मैं दूसरों लोगों की तरह लोगों को छू नहीं सकता, शायद ये मेरे श्रापित खून की वजह से है, और शायद ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं नोबल डिसेंट नहीं हूँ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अब से मैं अपने खून की वजह से उस बाधा को कभी भी पार नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें यूका के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर यूका ट्रेनिंग कर रही होती है और उसका मास्टर कहता है कि तेज और तेज, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। अगर आप इसी गति से चलते रहेंगे तो वंडरिंग घोस्ट क्लैन को लीड करने के लिए आप ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे यंग मिस। और वही बाहर हमारा काजियो भी बारिश में भीगते हुए काम कर रहा होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। साथ ही काजियो का वॉइस कहता है कि मुझे तो बस मैडम की शैडो बनने की ज़रूरत था, मेरे लिए यही काफ़ी था। फिर यूका के बर्थडे आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लेडी उसे तैयार कर रही होती हैं और कहती है कि हैप्पी बर्थडे यंग मिस यूका। ओह माय, आपको तो बहुत सारे प्रीसियस गिफ्ट मिले हैं, हमें तो बहुत ही जेलसी हो रहा है कि आप ऐसे कपड़े पहन रही है जिसके बारे में हम सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। तभी यूका एक परफ्यूम को स्मेल करती हुई कहती है कि इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वो लेडी कहती है कि एक्सपेंसिव आइटम ये तो अलग ही लेवल पर होते हैं। तो यूका पूछती है कि इसका कीमत कितना होगी। तो वो लेडी कहती है कि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, फुजीवारा क्लैन के यंग मास्टर ने ये भेजा है तो ये ज़रूरी बहुत एक्सपेंसिव होगी। और वही दरवाजे के बाहर बेचारा हमारा काजियो भी एक परफ्यूम लेके आया होता है और वो ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है और वो उस परफ्यूम को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। और साथ ही काजियो का वॉइस ओवर कहता है कि यूका, क्या तुम जानते हो, मैंने सीखा और प्रैक्टिस किया है हर बार जब आपके बर्थडे आते हैं तो अपनी फीलिंग्स को कैसे अबेंडन करना है, क्योंकि 800 यन का परफ्यूम आपको सूट नहीं करते। लेकिन वो चेयरफुल यूका उस इंसिडेंट के बाद गायब हो गई जब यामातोगुमी क्लैन ने वंडरिंग घोस्ट क्लैन को बर्बाद कर दिया। और वहाँ पर दिखते हैं कि हर कोई चिल्ला रहा है और कहता है कि उन सभी को मार डालो, जबकि यहाँ पर सब लोग हैं
तो उन सभी को यहाँ पर मार के एक बार में ही खत्म कर दो। और एक जगह पर काजियो यूका के मुंह को पकड़ के रखती है और कहती है कि नहीं यंग मिस, अगर आप बाहर गई तो आप भी डेंजर में पड़ जाएंगे। और बेचारा यूका चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काजियो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। और छोटी सी यूका ये सब कुछ देख के चिल्ला के कहते हैं कि मम्मी, काजियो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और काजियो का वॉइस कहता है कि उस दिन के बाद से मैडम पूरी तरह से एक अलग ही पर्सन में बदल गई। और देखते हैं कि यूका बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रही होती है, यहाँ तक कि काजियो भी उसे रोकने लगता है और कहते हैं कि मैडम आप अगर इस तरह से ही चलती रही तो आप मर जाएंगे। तो यूका कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मैं उन सभी को मार डालूंगी। और इस इतना ट्रेनिंग की वजह से वो बीमार पड़ जाती है। तो काजियो उसकी देखभाल करने लगता है और यूका बेहोशी के हालत में ही कहती है कि मुझे रिवेंज लेना है, मैं मार डालूंगी, उन सभी को मार डालूंगी। और साथ ही काजियो का वॉइस ओवर कहता है कि मैडम बदला लेने की तैयारी कर रही है और हर दिन मर रही है, और मैं सिर्फ खड़ा रहकर देख सकता था। कई सालों तक बाहरी दुनिया से किसी भी संपर्क के बिना इस गुफा में रहकर मैडम अपने ट्रेनिंग से मिले रिजल्ट के लिए अपनी जिंदगी बिता रही थी। और कई सालों के बाद मैडम ने सक्सेसफुली अपना रिवेंज ले लिया। उनके स्वर्ड और मेरे खून के साथ हम उनमें से 2000 को मिटाने में सफल रहे और उनके कोई भी निशान नहीं छोड़े। लेकिन बदला लेने के बाद हमने हमारा लौटने का जगह खो दिया। और देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर रुके होते हैं और स्वरघोष्ट कहती है कि काजियो अब हम कहाँ जाए। तो काजियो कहता है कि आप जहाँ भी जाएंगी मैं आपको फॉलो करूँगा। ये सुन के स्वरघोष्ट कहती है कि ये तो फनी है, मुझे छोड़ दो काजियो। तो काजियो कहते हैं कि नहीं। तो स्वरघोष्ट कहती है कि बेवकूफ़, तो फिर इसके बारे में क्या। एक दिन चलो ऐसी जगह पर चले जहाँ कुछ भी ना हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी हमें पहचान ना पाते हो। हम सारा दिन फल चुनेंगे और हर दिन धूप सेकेंगे। नहीं, वह तो सूरज बहुत तेज होगा, इसलिए। तभी काजियो कहता है कि ये गर्म नहीं होगा। तो वो यूका कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो काजियो कहता है कि क्योंकि मैं आपका शैडो बनूंगा। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में काजियो यूका को अपनी गोद में लेके बैठा होता है। तो यूका कहती है कि काजियो। तो काजियो कहता है कि हाँ मैडम। तो यूका एक परफ्यूम को दिखाती है और ये देख के काजियो हैरानी से कहते हैं कि ये वही परफ्यूम होता है जो काजियो ने बचपन में यूका को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए आया था, लेकिन इतना कम दाम है इसलिए उसने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। और उस परफ्यूम को देखकर काजियो हैरानी से कहता है कि ये आपके पास क्यों है। तो यूका कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानती। मैं इसे पिछले 10 सालों से कैरी कर रही थी, लेकिन तुमने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे कभी भी इसका यूज नहीं किया। तो काजियो कहता है कि मैं आप पर एक्सपायर वाले परफ्यूम स्प्रे नहीं कर सकता। और वो उस परफ्यूम को अपनी बॉडी पे लगाता है। तो यूका उस परफ्यूम को स्मेल करके कहती है कि इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हे काजियो, ये सारा वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, मैं हमेशा छाया में रहती थी। आई एम सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख सकती। गुड लक बिग ब्रो काजियो। और काजियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यूका उसकी लिप पे किस कर लेता है और बेचारा काजियो भी रोते हुए किस करने लगता है। लेकिन तभी वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि रुको मैडम, मेरा ब्लड। नहीं, जल्दी करे और इसे थूक दे, क्योंकि यूका ने किस करते हुए उसके ब्लड को भी तो पी लिया है। तो यूका कहती है कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। ये बेहतर है इसके साथ तुम जी सको, इसलिए तुम मेरा काम करो। और इसी के साथ वो यहीं पर मर जाती है। तो काजियो चिल्ला के कहता है कि नहीं, रुको रुको, नहीं यूका, यूका प्लीज उठ जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। और वो स्वरघोष्ट को बाहों में पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत ज़्यादा रोता है। बेचारा काजियो, फाइनली उसे अपना प्यार मिला। सच में ये वाला सीन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।